दोस्तों नमस्कार। सरकार है कभी भी कोई निर्णय ले सकती है। सरकार है कभी भी किसी भी मौके पर कोई भी बात कह सकती है। और सरकार है तो उसके हर निर्णय और हर कही बात पर हर किसी को बड़ी बारीकी से नजर रखनी होगी, क्योंकि वह सरकार है। वही इस देश को चला रही है, उसी के हाथ में सब कुछ है। संविधान भी है और इस देश की सेनाएं भी हैं। इस देश में कोई भी हमला होता है तो सरकार कौन सी पहल कैसे कब करेगी, हर की नजरें इस पर टिकी होती है। देश के भीतर की राजनीति तो फिर कभी हो जाएगी, और देश की अंदरूनी राजनीति में जो भी अलग अलग तरीके से सोचने वाले लोग हैं, वह भी पहली बार एकजुट हैं, एक साथ हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अब कोई फैसला लेगी और फिर पहलगाम में जो हुआ उसका जवाब भी दिया जाएगा और इस देश को न्याय भी मिलेगा। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री द्वारा बोले गए हर शब्द इस देश के हर व्यक्ति के कानों में गूंज रहे हैं। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाना हो, आतंकवाद की जमीन को खत्म करना हो, आतंकवाद के आकाओं को सजा देनी हो, जो भी आतंकवादी परिभाषा नई सांप्रदायिक और धर्म के तौर पर गढ़ी गई, उसको बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में भारत कतई नहीं है। और शायद समूची दुनिया को संदेश भी यही दिया गया है। लेकिन क्या यह संभव है कि एक झटके में ऐलान हो जाए जाति जनगणना का, और उसी झटके में यह महसूस होने लगे कि आपने कहीं पहलगाम से पल्ला झाड़ तो नहीं लिया? इन दो सवालों के बीच हमें लगता है बीते 72 घंटों में इस देश में जो कुछ भी हुआ है वो चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि लगातार बैठकों का सिलसिला दिल्ली में चलता रहा। इस देश के रक्षा मंत्री हों, इस देश के विदेश मंत्री हों, इस देश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, इस देश के भीतर में तमाम मंत्रालयों को संभालने वाले मंत्रियों की मौजूदगी हो, सेना के तीनों प्रमुख हो, सीडीएस की मौजूदगी हो, आईबी और रॉ के बड़े अधिकारी हो, कोई नहीं बचेगा इसके बाद जिसके दायरे में इस देश की सुरक्षा होनी चाहिए या सुरक्षा है। और लगातार बैठकों का यह सिलसिला जारी है, अभी भी जारी है। और यह सवाल अभी भी भारी है, क्या वाकई कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला सरकार कर पाएगी? कश्मीर की सीमा यानी भारत की सीमा के पार जो आतंकवाद की जमीन है उसको नष्ट कर पाएगी? पाकिस्तान को लेकर जो सवाल पाकिस्तान के सेना प्रमुख के भाषण के बाद से उठे हैं, क्या वो जवाब दिया जा सकेगा? और इन तमाम सवालों के बीच एक झटके में बीते 2.5 वर्षों से कम लगातार मौजूदा बीजेपी और मोदी सरकार जिस जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, एक झटके में आज कैबिनेट की बैठक हुई और फुल कैबिनेट बैठी। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी थी, जिनकी तादाद 75 है, कुछ लोग नहीं हैं। मसलन कॉमर्स मिनिस्टर इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए इस वक्त ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के दौरे पर हैं। वहां वह लोगों को बतला रहे हैं भारत में बेहतरीन माहौल है, आप इन्वेस्ट कीजिए, भारत से बेहतरीन बाजार आपको नहीं मिलेगा। इसका जिक्र पीयूष गोयल लंदन में कर रहे हैं और कल गोल मेज उनकी एक सेमिनार भी था। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के देशों से भी उनकी मुलाकात होनी है। और दूसरी तरफ दिल्ली में कैबिनेट बैठी, पूर्ण कैबिनेट बैठी, और शोर मच गया अब तो कोई सरकार फैसला लेगी। लेकिन झटके में सरकार ने जो फैसला लिया वह इस देश के भीतर की उस राजनीतिक उबाल का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर इस देश की वह राजनीति टिकी है जो कि सत्ता की अपनी कुर्सी को डिगा सकती है। और शायद यह एहसास क्या मौजूदा वक्त में ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री को एक झटके में हो गया और उन्हें लगने लगा कि अब जाति जनगणना का ऐलान कर दिया जाना चाहिए। और कैबिनेट की बैठक के बाद अश्वनी वैष्णव
जब सामने आए तो पत्रकारों की पूरी टीम बैठी इंतजार कर रही थी। अब वो बताएंगे कि कौन सा निर्णय, बड़ा निर्णय मोदी सरकार ने पहलगाम को लेकर हुआ है। लेकिन निर्णयों की फहरिस्त में सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में बनने वाली सड़क का जिक्र किया गया, हाईवे का जिक्र किया गया, मेघालय से असम तक का। उसके बाद किसानों को राहत देने का जिक्र किया, उसमें भी गन्ना किसानों का जिक्र हुआ। और तीसरी सिचुएशन में आया कि जाति जनगणना पर सरकार फैसला ले रही है। हमें लगता है कि आज बात यहां से शुरू बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात तो इस बात से शुरू होनी चाहिए, इस देश में जो सरकार है, याद कीजिए 2019 पुलवामा में जो अटैक हुआ था, जिसमें भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन, 42 सैनिक की शहादत हुई थी। और उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो कहा था, हमें लगता है 1971 में ऐसा नहीं कहा गया, 1999 में नहीं कहा गया, 65 में नहीं कहा गया, 48 में नहीं कहा गया। लेकिन यह अपने तरीके की पहली स्थिति थी जब पुलवामा में जो हुआ और जो प्रधानमंत्री ने कहा और खुले तौर पर कहा कि इस देश की सेना को खुला हाथ दिया जा रहा है, फ्री हैंड, और अब बख्शा नहीं जाएगा आतंकवादियों को, बख्शा नहीं जाएगा आतंकवादियों के आकाओं को, बख्शा नहीं जाएगा आतंकवाद की जमीन जिन्होंने दे रखी अपने यहां, किसी को नहीं बख्शेंगे। जी नहीं, यह पहलगाम के बाद का भाषण नहीं है, यह भाषण पुलवामा के बाद का है। और फिर जरा आप कल्पना एक क्षण के लिए शुरू कर दीजिए, यह सोचते हुए कि कल रात जब प्रधानमंत्री मोदी की बैठक, हाई लेवल की बैठक जो हो रही थी, उसके बाद रात में यह खबर आई कि प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुला हाथ दे दिया है, अब आप अपने तौर पर कार्रवाई कीजिए, फ्री हैंड है। यही फ्री हैंड 2019 में पुलवामा के बाद इसी तरीके से सेना को दिया गया था। तो क्या फ्री हैंड देने की कोई अवधि होती है कि आपको जो फ्री हैंड दिया जा रहा है वो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए? तो फिर तो बताना चाहिए कि कब आपने फ्री हैंड दिया और कब फ्री हैंड आपने ले लिया। तो आज हम पहलगाम के बाद का भाषण जो प्रधानमंत्री ने बिहार में दिया उसे नहीं सुनाएंगे, हम सुनाएंगे पुलवामा के ठीक बाद का वो भाषण। और उस भाषण को सुनते वक्त आप अपने जहन में इस बात को रखिएगा कि पहलगाम के बाद दिए गए भाषण और बड़े निर्णय और पुलवामा के बाद दिए गए भाषण में क्या आपको कोई अंतर नजर आता है? पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी।
मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। कोई अंतर नहीं है पुलवामा के बाद दिए गए भाषण के शब्दों में और पहलगाम के बाद दिए गए भाषण के शब्दों में। यह देश तब भी गुस्से से सराबोर था, यह देश आज भी गुस्से से सराबोर है। इस देश के सामने उस वक्त भी आतंकवाद को लेकर सवाल था, आज भी सवाल है। उस वक्त भी सरकार ने कड़े और बड़े निर्णय लेने का वचन दिया था। पहलगाम के बाद भी कड़े निर्णय और कड़े फैसलों के साथ कड़ी कार्रवाई का जिक्र किया गया। सब कुछ तो वही है। तो क्या भाषण की शैली सिर्फ बदलती है, या इस देश के भीतर में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है वो स्क्रिप्ट महज लोगों के भीतर के गुस्से को प्रधानमंत्री के भाषण में उसकी झलक आ जाए इसको दिखाने के लिए लिखी जाती है? जी नहीं, प्रधानमंत्री बेहद संवेदनशील हैं। उन्होंने लगातार बीते 72 घंटों में जितनी बैठकें की उसके बाद बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। उन निर्णयों को लेकर कोई सवाल उठाए तो कोई मायने रखेगा नहीं, क्योंकि तमाम पानी से जुड़े हुए वैज्ञानिक अभी भी खोज रहे हैं वो कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें भारत एक झटके में सिंधु नदी का पानी रोक देगा और उस पानी का उपयोग अपने खेतों में करने लगेगा। वो एक प्रक्रिया के तहत होगा। वो कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें इससे पहले नागरिकों के वीजा हो, राजनयिकों की आवाजाही हो, या जो भी संबंध हो व्यापारिक तौर पर भी, इससे पहले भी तो थमे रुके हैं। सब कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा और आखिर में आपको इस देश की राजनीति में लौटना होगा। इसीलिए जाति जनगणना का फैसला आज एक झटके में ले लिया गया। जी नहीं, प्रधानमंत्री बेहद संवेदनशील हैं। वो जानते हैं कहीं चूक तो हुई होगी, इसीलिए उन्होंने आज यह फैसला लिया कि जो सुरक्षा सलाहकार बोर्ड है उसका नए सिरे से पुनर्गठन किया जाए और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के जो पूर्व प्रमुख थे आलोक जोशी, उनको चेयरमैन बना दिया गया। जो इस एनसीएबी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नए 4 सदस्य भी आ गए। आर्मी और एयरफोर्स के पूर्व अफसर हैं, पूर्व डिप्लोमेट हैं, पूर्व आईपीएस अफसर भी शामिल किए गए हैं। और इन सब के बीच सीसीएस की बैठक भी हुई। फैसले तर फैसले लिए जा रहे हैं, आप इनकार नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल आपके जहन में यह होना चाहिए, जिन अधिकारियों को लाया गया जो रिटायर हो गए हैं, वो रिटायर 2014 के बाद हुए हैं, वो रिटायर पठानकोट के बाद हुए हैं, वो रिटायर पुलवामा के बाद हुए हैं। वही अधिकारी हैं, वही लोग हैं, उन्हीं के बीच से चीजें चल रही है। और इस दौर में एक अनूठा सच तो यह भी है कि प्रधानमंत्री के सलाहकारों की टीम हो या प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो निर्णय लेने वाले या सलाह देने वाले लोग होंगे, वह भी आपको उसी 2014 के बाद की नौकरशाही की वही चेहरे नजर आएंगे जो कल तक किसी विभाग में सेक्रेटरी लेवल पर काम कर रहे थे, रिटायर हुए तो फिर उन्हें रख लिया गया। इस देश के भीतर में सारी सुविधाएं उनके साथ जुड़ जाती है जो इस देश को चलाते हैं, और जनता की भावना उनके साथ जुड़ जाती है और ये मानकर चलते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, कह रहे हैं तो सही ही होगा। लेकिन पुलवामा का आपने भाषण सुन लिया, पहलगाम का आप खुद सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक लगातार आज हुई, पूरी कैबिनेट बैठी थी। कल जिस तरीके से संवेदनशील बैठकें हो रही थी, हमें लगता है इन बैठकों के बारे में भी इस देश का मीडिया कवर नहीं करता है, प्रधानमंत्री खुद कवर करते हैं। हमें लगता है इस बैठक को इसलिए भी देखिए क्योंकि खुद सरकार के जरिए ये सारे के सारे विजुअल्स निकल कर आए, जिसमें हर कोई एक्शन में है, लेकिन आवाज दबी हुई है, आवाज दबा दी गई है। आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, अंदर कौन सी बात हो रही है, एक्शन दिखाई देना चाहिए, क्योंकि यह दौर टेक्नोलॉजी का है, यह दौर थिएटर का है। तो क्या ऐसी परिस्थिति है इस बैठक को देखकर आपको लगता है? कल की बैठक और आज की बैठक, दोनों बैठकों को देखिए, तब एक दृश्य आपके सामने बहुत साफ तौर पर उभरेगा
कि आखिर पहलगाम को क्या दरकिनार कर इस दौर में कश्मीर की रणनीति जो बनाई गई वह अपने तौर पर सरकार खुद को कटघरे में खड़ा मान रही है, क्योंकि घाटी के भीतर आतंकवादियों की मौजूदा फेरिस्त और रिपोर्ट्स ये बतलाती है कि जो ऐलान 370 के बाद किया गया, खत्म होने के बाद, और ये स्टेट का दर्जा खत्म होने के बाद किया गया, वो सिर्फ कहा जा रहा था, जमीन पर कुछ और था। हर आतंकवादी संगठन का नुमाइंदा वहां पर मौजूद है। सरकार कार्रवाई कर रही है, सेना को फ्री हैंड दे चुकी है, वही फ्री हैंड जो 2019 में दिया गया था। लेकिन फिर भी इस बैठक को जरूर देखिए, आवाजें सुनाई नहीं देंगी, एक्शन दिखाई देगा। इसमें कोई उलझन होनी नहीं चाहिए। सरकार बेहद संवेदनशील है और जो निर्णय लिए गए उसमें खुले तौर पर कहा गया कि दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए सरकार ने ही फैसला लिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में फेरबदल किया जाए, क्योंकि अब इसके जरिए जो इनपुट सुरक्षा परिषद सचिवालय को देगा और उसके जरिए कैसे कौन काम करेगा, सब कुछ नए सिरे से मथा जा चुका है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें पहली बार खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरी दुनिया की नजर है और पूरी दुनिया से भारत को समर्थन है और भारत पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन एक झटके में इन तमाम बैठकों के बाद, इन तमाम दृश्य के बाद अश्वनी वैष्णव सामने आते हैं और फिर वो बतलाते हैं सरकार ने निर्णय लिया है कि अब जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना इसी बार जो जनगणना होगी उसी के साथ होगी। हैरत में मत आइए, आजाद भारत में पहली बार भारत की जनगणना टलते टलते 7 साल टल गई। 2021 में जो आना था, अब 2027 से पहले तो कुछ भी नहीं, हो सकता है 2028 भी हो जाए। यानी इलेक्शन से ऐन पहले 2029 के चुनाव से पहले यह जनगणना आपको दिखाई दे जाए। लेकिन किस रूप में कहा गया, इन तमाम बैठकों के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव के जरिए सुनना चाहिए। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that our government is committed to the values and interests of our society and country. तो कैबिनेट के फैसले को बाहर आके पत्रकारों के सामने जैसे ही अश्वनी वैष्णव ने बतलाया कि जाति जनगणना पर सरकार ने मुहर लगा दी है, कैबिनेट ने ठप्पा लगा दिया है और वह इसी बार से शुरू होगा। सितंबर के महीने से शुरुआत होगी। 1 से 2 साल तो लग ही जाएंगे। 2027 के शुरू में आ गई जनगणना तो ठीक है, लेकिन इन सब के साथ इसका एहसास हर किसी को हो गया कि पहलगाम के बाद दिल्ली में बैठक करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने इस देश को संबोधित क्यों नहीं किया। वह सीधे बिहार की चुनावी रैली में कैसे पहुंच गए और बिहार की जमीन से उन्होंने, वह भी मधुबनी के इलाके में, जो बहुत ही पिछड़ा इलाका बिहार का, यूं तो बिहार की अपनी माली हालत बहुत खराब है, हर दूसरा शख्स वहां पर गरीबी रेखा से नीचे है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। लेकिन वहां से जाकर उन्होंने पूरी दुनिया से कहा हम आतंकवाद को कुचल देंगे, उनके आकाओं को कुचल देंगे। और एक झटके में इस देश ने मान लिया वाकई, लेकिन जो राजनीति का पाठ पढ़ना जानते हैं वो जान गए, सत्ता है तभी तक तो शब्द है, और शब्द तो तभी तक है जब तक आपके पास सत्ता है, अन्यथा वो शब्द बेमानी हो जाएंगे अगर उस पर संवैधानिक ताकत की मोहर नहीं लगी होगी। तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, उन शब्दों का महत्व तो संवैधानिक
पद पर बैठे शख्स की ताकत के साथ होगा। लेकिन जानने वाले जान गए, दरअसल यह चुनावी स्थिति है, बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार की सत्ता भी हाथ से निकली तो इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बंगाल में पड़ेगा और हो सकता है असम में पड़े। और राहुल गांधी तो गुजरात से दिल्ली का रास्ता देख रहे हैं, तो असर वहां तक कहीं ना पहुंच जाए। लेकिन बिहार की राजनीति को साधने के लिए कैबिनेट के फैसले से एक कदम आगे बढ़कर अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया, कांग्रेस हमेशा विरोध करती रही। कांग्रेस ने कभी भी जाति जनगणना कराई ही नहीं, चाहती भी नहीं थी, विरोध ही करती थी। जो अश्विनी वैष्णव कह रहे थे और जो बिहार की जमीन पर पहुंचकर राहुल गांधी कह रहे थे, दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए, तब आप पहलगाम के छांव से निकलकर उस सियासी जमीन पर आएंगे जिसका नाम चुनाव है। और इस देश में चुनाव और चुनाव की जीत की ताकत कैसे कैसे गुल खिलाती है, यह मौजूदा वक्त में एक ऐसा सच है जो शायद दिल्ली की लाल दीवारों के भीतर होने वाली बैठकों से बाहर निकलकर रायसीना हिल्स को भी समतल जमीन में देखने की स्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर रही है। क्योंकि पहलगाम के घाव तो हरे हैं, लेकिन उस पर सियासत का मलहम बड़ा जबरदस्त है। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. पहला कदम हमें यह पता लगाना है कि सच्ची स्थिति क्या है, सच्ची सिचुएशन क्या है। जाति जनगणना, और हम छोड़ने वाले नहीं है। और ये बिहार वाला जाति जनगणना नहीं, ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ये नहीं। दरअसल जाति जनगणना के दायरे में सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं आता है। इस देश की हकीकत जातियों में जिस तरीके से समाई हुई है और इस देश में कॉरपोरेट कल्चर जिस तरीके से जातियों को दरकिनार कर अपनी रईसी में खोता चला जा रहा है, उसमें शायद पहली बार कांग्रेस ने अपनी उस मोटी लकीर को छोड़ा है जो एक वक्त कॉरपोरेट के आश्रय और इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था को साधने की कोशिश में पीछे नहीं रही है। आर्थिक सुधारों के बाद की परिस्थिति इस देश के भीतर मार्केट इकोनॉमी में तब्दील हो गई। लेकिन एक क्षण के लिए राहुल गांधी ने अगर यह महसूस किया कि इस देश में जाति का सच भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए जरूरी है, तो शायद इसीलिए क्या पार्लियामेंट हो, क्या इस देश के भीतर घूमते घूमते 16 राज्यों में वह सेमिनार कर चुके हैं। कहीं पर भी जाते हैं तो जाति जनगणना का जिक्र जिस तर्ज पर करते हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी को चिताते भी हैं। और शायद यह वो अवस्था है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी लगने लगा जाति जनगणना की यह टाइमिंग 2 मायनों में बड़ी महत्वपूर्ण है। इस देश के भीतर में जो सैनिकों की तादाद है वो अधिकतर उन्हीं जातियों में सिमटी हुई है जिन जातियों के हक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और इस देश के भीतर में अगर न्याय मिलना चाहिए तो रोजगार, नौकरी और आय को लेकर मिलना चाहिए, यानी आर्थिक तौर पर ताकत हाशिए पर पड़े तबके को मिलनी चाहिए। इसीलिए हर जगह राहुल गांधी ने खुली चेतावनी के साथ बार बार ऐलान किया, आएंगे तो हमारा पहला काम जाति जनगणना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी टाइमिंग चुनी जिसके जरिए जो पूरी उनकी कश्मीर की नीति थी वह अगर पहलगाम के बाद धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है
तो उससे हटकर इस देश के भीतर की देसी राजनीति की नब्ज को दबा दिया जाए। और यह स्थिति एक झटके में इस तरीके से आएगी, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। कम से कम बड़े बड़े टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगती हुई खबरों के बीच तो ये चीजें सोची भी नहीं जा सकती थी। लेकिन अब पूरा गोदी मीडिया लग गया कि अब ध्यान आपका पहलगाम की तरफ नहीं जाए। आप ध्यान दीजिए जाति जनगणना और इस देश की राजनीति को साधने के लिए, जिसको एक झटके में राहुल गांधी ने परचम की तरह इस देश में अपने भाषणों से लहराया था। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की सरकार नहीं चलाते। नरेंद्र मोदी जी का काम जो आरएसएस ने उनको दिया है, आपका ध्यान इधर उधर करने का है, नफरत फैलाने का है, हिंसा फैलाने का है। जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। सवाल तो कई होंगे, लेकिन बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में 3 ही है। पहला बड़ा सवाल है, इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तमाम कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात की, सेनाध्यक्षों से मुलाकात की, आरएसएस के मुखिया से भी प्रधानमंत्री निवास पर बुलाकर मुलाकात की। यानी गद्दी कैसे चलती रहे, सरकार कैसे बनी रहे और इस देश के भीतर की राजनीति को साधने के कौन से तौर तरीके होंगे, उस पर संभल कर चला जाए, यह संदेश उन्होंने शुरू में देने की कोशिश जरूर की है। दूसरा बड़ा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब ट्रेड वार की स्थिति है और भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ब्रिटेन से लेकर यूरोपीय यूनियन तक भटक रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इससे पहले भटक रही थी। वो जानते हैं कि इस देश की इकोनॉमी और कॉरपोरेट के आश्रय सत्ता कैसे चल रही है और सरकार को अगर बने रहना है तो कॉरपोरेट का अहित नहीं होना चाहिए, बाजार इकोनॉमी डगमगानी नहीं चाहिए। कहां युद्ध की स्थिति में फंसते चले जाएंगे और क्यों फंसे हम उसमें। एक घटना तो इससे पहले हुई थी जिसमें 42 मरे थे, उससे पहले 7 मरे थे। पठानकोट में भी, उड़ी में तो बाकायदा सेक्टर पर हमला हो गया था। एक लंबी फहरिस्त है। तो क्या देश को दांव पर युद्ध के आश्रय लगाया जा सकता है? नहीं नहीं, इसमें सुधार कीजिए। क्या गद्दी को दांव पर लगाया जा सकता है? भावनात्मक तौर पर उबाल देश के भीतर पैदा तो कर दिया गया, लेकिन उसको सहेजेगा कौन और सहेजे तो कैसे सहेजे? क्या वाकई यह भी सवाल है? यह सवाल हो सकता है क्योंकि इस दौर में विपक्ष भी इस सियासत को तो समझ गया और शायद इसीलिए तीसरा बड़ा सवाल यही है, पहली बार विपक्ष के पाले में सियासत की वह गेंद है जहां पर उसे तय करना है जाति जनगणना पर वो तालियां बजाए या पहलगाम को लेकर न्याय की मांग इस अंदाज में करे जहां पर यह साफ तौर पर दिखाई देने लग जाए कि पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री का भाषण और पहलगाम के बाद के भाषण में अगर अंतर नहीं है, अगर सरकार चलाने में कश्मीर नीति फेल हो गई है, अगर इस देश के कॉरपोरेट को साधने के लिए अब बाजार और पैसा उसी दिशा में सरकार को बढ़ना है, तो विपक्ष कौन सी नीति कैसे अपनाएगा, उससे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जाति जनगणना पर तालियां बजाएं या पहलगाम पर न्याय मांगे। तय विपक्ष को करना होगा, शायद राहुल गांधी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।